हेलो, मैं देविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम ग्राफ थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझेंगे। एक है वॉक, पाथ, सर्किट। और वॉक कितनी टाइप की होती है वो समझेंगे, पाथ कितने टाइप के होते हैं वो समझेंगे, सर्किट क्या होता है एंड क्लोज पाथ क्या होता है। और इनके बीच में मतलब ये तो आप समझ जाएंगे, या आप बुक से खुद से भी पढ़ेंगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाता है कि वॉक, पाथ, सर्किट क्या है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आती है जब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वो एक ग्राफ बना के दे देता है यहाँ बेसिकली, और बोलता है कि आप बताइए इस ग्राफ में से वॉक कौन सा है, पाथ कौन सा है। मतलब आप उनको लिखिए, वॉक को लिखिए, पाथ को लिखिए, एंड इसमें से सर्किट कौन सा वाला फॉर्मेशन बना रहा है। तो वो सारी क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है उसमें बहुत माइन्यूट मतलब बहुत बारीक सा अंतर होता है। तो हम उस अंतर को समझेंगे ताकि कभी भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हमसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो, और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो हम ये रिलेशन भी समझेंगे एक बहुत इजी से फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो बने रहिए लेक्चर के साथ, आपको सही में बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप एग्जाम में कोई भी चीज़ की मिस्टेक नहीं करके आएंगे। तो बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर में, जिसमें हम सबसे पहले वॉक को अंडरस्टैंड करेंगे, वॉक क्या होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ वॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस दैट बीइंग एट वी आई एंड ट्रेवल अलोंग द एजेस टू वीजे सो दैट नो एज अपीयर मोर देन वंस। ठीक है, एंड हाउ एवर वर्टेक्स में अपीयर मोर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाईलाइटेड चीज क्या है। हाईलाइटेड चीज है कि एज अपीयर मोर देन वन, नो एज, एक भी एज ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब आपने वॉक लिखा तो एक भी एज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दो बार दिख जाए। ठीक है, एक भी एज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दो बार दिख जाए। और दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो वर्टेक्स है वो आपको एक से ज़्यादा बार दिख सकती है, अपीयर मोर देन वंस। ठीक है, वर्टेक्स एक से ज़्यादा बार दिख सकती है, बट एजेस एक से ज़्यादा बार नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, अब ये सीक्वेंस क्या है, ये बात तो बहुत हाईलाइटेड कर लीजिए। जब आपको एक बार डेफिनेशन समझ में आ जाएगी तो मेन आपको यही दो पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अब वॉक होता क्या है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो ये एक हमारा V1 है, मान लो ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। तो हम कोई ना कोई ट्रैवलिंग पाथ आजमाएंगे। मतलब चाहे हम अगर रियल लाइफ में बात करें तो हमको एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन जाना है, या एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, या एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना है, तो हमको कोई ना कोई एक रास्ता फॉलो करना पड़ता है, एक पाथ को फॉलो करना पड़ता है, एक रास्ते को फॉलो करना पड़ता है। तो वो यहाँ पे क्या है, एज है। तो हम यहाँ V1 से V2 में जाएंगे बाय फॉलोइंग द E1 एज, V2 से V3 में जाएंगे बाय फॉलोइंग द E2 एज, एंड V3 से V4 में मूव करेंगे बाय फॉलोइंग द E3 एज। तो ये एक तरीके का आपने यहाँ पे सीक्वेंस बना लिया। क्या किया आपने, V1 थ्रू E1 आप कहाँ जा रहे हैं, V2 में, V2 थ्रू E2 E3 में, एंड E3 थ्रू V3 थ्रू E3 आप कहाँ जा रहे हैं, V4 में। तो इसी पैटर्न को वो क्या बोलना चाह रहा है, सीक्वेंस बोलना चाह रहा है ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस बीइंग एट वी आई। और ये बोल रहा है जो भी आपका मतलब इनिशियल पॉइंट होगा उसको आप वी आई से डिनोट कर दिया है इसने, और ट्रैवल कर रहे हैं हम एजेस के थ्रू। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे E1 E2 E3 की हेल्प ली जा रही है कहाँ पहुँचने के लिए, VJ में पहुँचने के लिए। हमारा VJ क्या है, V4 है, अगर आप कोई एग्जाम्पल लेते हैं। और इसमें आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कोई भी एज दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। ये स्ट्रिक्ट कंडीशन है, ये फॉलो होनी चाहिए। अगर एज रिपीट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे तो हम उसको वॉक नहीं बोल पाएंगे, एंड वर्टेक्स आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये बना हुआ है हमारा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो आपके लिए ग्राफ प्लॉट कर दिए। ये दोनों ही क्या है, ग्राफ है। ये दोनों ही क्या है, ग्राफ। अब हमको बताना है इन दोनों ग्राफ में से वॉक लिख के बतानी है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाली ग्राफ का वॉक लिखेंगे तो हम कहाँ से कहाँ मूव कर जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। जो 1 से 2 गए, 2 से 3 एंड 3 से 4 चले गए हम। ठीक है, तो हमने देखा जब हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे तो कोई भी जो एज है वो रिपीट नहीं हुई, हम एक एज में एक ही बार मूव करें। ठीक है, इसलिए ये क्या कहला गई, एक तरीके की वॉक कहला गई।
अब हम आ जाते हैं सेकंड वाले सेकंड वाले एग्जाम्पल में। तो हम इसमें वॉक कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ 1 से हम 2 चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे, एक भी एज हमको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर हम 3 पे चले गए तो टर्मिनेट हो जाएगा, हम V5 तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, V3 तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। पहला हमने रास्ता क्या लिया, ये वाला लिया, दूसरा हमने रास्ता ये लिया, तीसरा हमने रास्ता ये वाला लिया V4 से V5, एंड देन V5 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, V2 पे जा रहे हैं, चौथा रास्ता। एंड देन इसके बाद इधर आ जाएंगे, फिफ्थ रास्ते के बाद हम यहाँ पे 3 पे आ जाएंगे। तो हमारी वॉक कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, 1 से 2, 2 से 4 में हम गए, 1 से 2, 2 से 4 में गए, देन 4 से 5, 5 से दोबारा हम 2 में गए, एंड 2 से दोबारा 2 से हम 3 में आ गए, ठीक है। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच पाए, V1 से वर्टेक्स 1 से लेके वर्टेक्स 3 पे गए, और आप यहाँ पे देखें कि जो वर्टेक्स 2 है वो 2 बार रिपीट हो गई है, ठीक है, वर्टेक्स 2 रिपीट हो गई है। बट वर्टेक्स तो रिपीट हो सकती थी, हमारी डेफिनेशन में क्या लिखा था, वर्टेक्स में और मे नॉट बी रिपीटेड, ठीक है, वर्टेक्स रिपीट हो सकती है बट हमारी कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आप हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने के लिए एज एक ही बार रिपीट कर रहे हैं, कोई भी एज ऐसा आप डबल बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये वॉक कहला गई। इसके बाद इसमें और भी आप रास्ते निकाल सकते थे बट वो वॉक नहीं कहलाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते थे V1 से आप V2 में गए, V2 से V3, देन V3 से V2, फिर उसके बाद 2 से 5, 5 से 4 एंड 4 से 2। तो ये भी आप लिख सकते थे बट इसमें क्या है, वॉक नहीं कहलाएगी। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये कैसा कहलाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 2, फिर देन उसके बाद क्या है 2 से 5, 5 से 4, 4 से 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टेक्स तो 2 से 3 बार रिपीट हो रही है, चलेगा हमको, जैसे कि यहाँ पे ये वर्टेक्स 3 बार रिपीट हो गई, चलेगा, ये वॉक की डेफिनेशन के लिए चलेगा। बट जब आप ऐसा कर रहे हैं तो एजेस 2 बार रिपीट हो रही है, आप 2 से 3 में जा रहे हैं एंड 3 से 2 में जा रहे हैं, तो ये 2 बार एज है, ये जो एज है ये सेम एज है, और ये सेम एज 2 बार रिपीट हो गई, दिख रहा है आपको यहाँ पे ये डायग्राम के हिसाब से। तो इस कारण से ये जो लिखा है इट्स नॉट अ वॉक। वॉक लिखने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी एज है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो नीचे वाला एग्जाम्पल है, नॉट अ वॉक, ये वॉक नहीं है, ये नीचे वाला, और ये जो ऊपर वाला है इज अ वॉक, ये जो ऊपर वाला जो आपने लिखा है ये वॉक कहला गया, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी वॉक है, ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल था, तो ये तो वॉक है ही, ठीक है। तो होप आपको यहाँ पे वॉक क्लियर हुआ होगा। वॉक के लिए आपको एज रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो होप यहाँ पे ये वॉक की आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लोज्ड वॉक पे। अब वॉक भी 2 टाइप की होती है, एक ओपन वॉक होती है, क्लोज्ड वॉक होती है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा क्लोज्ड वॉक, वो समझ लेते हैं। अब वॉक, पहले तो वॉक होना चाहिए, वॉक है इसका मतलब है नो रिपीटेड एजेस, ठीक है, और वर्टेक्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्लोज वॉक होने के लिए वॉक होना जरूरी है, मतलब एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जिसपे एज रिपीट नहीं हो रही है, और इसको आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्लोज कहना चाह रहे हैं। कब कह पाएंगे, इफ इट इज पॉसिबल दैट अ वॉक बीइंग्स एंड एट द सेम वर्टाइसेस, मतलब जो उसका इनिशियल वर्टेक्स है और जो फाइनल वर्टेक्स है वो दोनों ही कैसा है, एक दूसरे के इक्वल है, तो उस टाइप की वॉक को हम क्या कहने लगते हैं, क्लोज वॉक कहने लगते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन वॉक होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन उसका जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है देन द वॉक इज नोन एज अ क्लोज्ड वॉक, ठीक है। अब यहाँ पे ओपन वॉक की बात कर लेते हैं। अदरवाइज वॉक इज कॉल्ड ओपन वॉक। अगर वो वॉक है, ठीक है, पहली कंडीशन तो होल्ड हो रही है कि वो वॉक है, बट जो दूसरी कंडीशन है वो होल्ड नहीं हो रही है, मतलब जो vi है इज नॉट इक्वल टू vj, तो उस वाले केस में वॉक तो है बट जो दूसरी कंडीशन है वो होल्ड नहीं हो रही है क्लोज्ड वॉक की, जहाँ पे इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो उस टाइप के वॉक को हम ओपन वॉक कहने लगते हैं, जहाँ पे टर्मिनल वर्टाइसेस आर डिफरेंट। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल बना हुआ है, इस पे अगर हम वॉक लिखेंगे तो पहले तो वॉक होना चाहिए, चाहे ओपन बने चाहे क्लोज बने, पहले तो वॉक होना चाहिए। तो पहले वॉक लिख लेते हैं। तो 1 से 2 पे गए, 2 से 3, 3 से 4,
4 से 5, 5 से 3 एंड 3 से 1। तो कोई भी एज हमने 2 बार रिपीट की, क्या कहीं पे भी 2 बार एरो आया क्या? नहीं आया। तो हम इसको फाइनल कर सकते हैं एज अ वॉक, ठीक है, 3, 3 से 1, ठीक है। तो आपने देखा ये एक तरीके की वॉक हो गई। वॉक के लिए हमको चाहिए था कि एज रिपीट नहीं हुई हमारी एज रिपीट, हमारा वर्टेक्स रिपीट हो गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में वर्टेक्स हमारा रिपीट हो गया है, तो ये एक वॉक कहला गई हमारी। अब इस वॉक में जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वो क्या है? 1 से स्टार्ट हुई थी ये वॉक और 1 पे ही एंड हो गई। तो 1 से स्टार्ट होके 1 पे ही एंड हो गई, इसका मतलब है ये कैसी है? क्लोज्ड वॉक है। ये कैसी है? क्लोज्ड वॉक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओपन वॉक का मतलब क्या है? अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट मैच नहीं करे, तो जो इससे पहले एग्जांपल देखा था 1 2 3 4, तो ये एक वॉक बन गई 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब ये वॉक तो है, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, एज तो रिपीट नहीं हो रहे, एक बार एक ही डायरेक्शन में एक ही बार मूव कर रहे हैं हम, दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके की वॉक तो कहला गई, बट ये क्लोज्ड वॉक नहीं है। ये कैसी है? ओपन वॉक है। क्यों है ओपन वॉक? क्योंकि जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो 1 है और जो फाइनल पॉइंट है वो 4 है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर कुछ डायग्राम इस तरीके से भी बना होता, जैसे कि अभी ये वाला बना था, तो इस पे हमने क्या लिखी थी? वॉक 1 2 3 सॉरी, ठीक है। तो इस पे हमने वॉक क्या लिखी थी? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 3, ठीक है। तो ये हमने लिखी थी, सॉरी 5 से 2 एंड 2 से 3, ठीक है। तो ये हमने लिखी थी। अब यहाँ पे देखिए ये 2 तो रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है और चलेगा, 2 रिपीट होता हुआ भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एज दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। सेम एग्जांपल है जो अभी प्रीवियसली अंडरस्टैंड किया था हमने। बट ये जो है वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि 2 से स्टार्ट कर दो और 2 पे ही खत्म कर दो तो ये क्लोज्ड हो जाएगा, नहीं। आपको देखना होगा आपने स्टार्ट कहाँ से किया है और आपने एंड कहाँ से किया है। अगर आपको ये 2 पे ही एंड करना है तो कभी भी आप 1 और 5 पे रीच नहीं कर पाएंगे, है ना, नहीं तो आपको एज रिपीट करनी पड़ेगी। तो इस कारण से ये वाली वॉक स्पेसिफिकली क्या हो जाती है? ओपन वॉक हो जाती है। तो बीच में मर्जी चाहे जितनी बार भी कोई एक वर्टेक्स रिपीट हो रहा हो वो हमको चलेगा, बट उस कारण से हम उसको क्लोज नहीं बोलेंगे। हमको देखना है हमने वॉक कहाँ से स्टार्ट की और कहाँ एंड की है। अगर आप ऐसा पैटर्न में लिख पाते विदाउट रिपीटिंग द एजेस, तभी आप उसको वॉक बोलेंगे और तभी उसको क्लोज वॉक बोलेंगे। अगर इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है तो, नहीं है तो ओपन वॉक बोल देंगे, ठीक है। तो ये वॉक हो गया हमारा। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे पाथ में, ठीक है। तो पाथ क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो ये लिखा है पाथ, अ पाथ इज अ वॉक, a path is a walk through a sequence v0 v1 dash 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 vn of vertices each adjacent to the next without any repetition of vertices। अब यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट ये है हमारा, इसको हमको बहुत अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है कि जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं पाथ के, तो इसमें वर्टाइसेस रिपीट नहीं होने चाहिए। पाथ के केस में हमारे जो वर्टाइसेस हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो वॉक में तो वर्टाइसेस रिपीट हो रहे थे, चल रहा था, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ जब हम पाथ की बात करते हैं तो वर्टाइसेस रिपीट नहीं होने चाहिए। तो पाथ इज अ वॉक, पहली बात पाथ कैसा होना चाहिए? पहले तो वो वॉक होना चाहिए। वॉक होने के साथ साथ उसमें एक और कंडीशन ऐड कर देंगे। वॉक की जो भी कंडीशन है वो तो ठीक है, वो तो लगानी ही है हमको, उसमें एक एडिशनल कंडीशन ऐड करेंगे विच इज द सेकंड कंडीशन, जिसमें एनी रिपीटिशन विदाउट एनी रिपीटिशन ऑफ वर्टाइसेस, मतलब एक ऐसा वॉक जिसमें वर्टेक्स भी रिपीट नहीं कर रही हैं, तो उस वॉक को हम क्या बोलने लगेंगे? पाथ बोलने लगेंगे। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ v0 v1 vn तक दिया है, इसका क्या मतलब है कि आप v0 से v1 पे जा रहे हैं, v1 से v2, v2 से v3 एंड सो ऑन, इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो इस सीक्वेंस को क्या बोल रहा है वो? यहाँ पे ये जो सीक्वेंस लिखी हुई है इसका मतलब ये है, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि पास पास में है, मतलब ये वाले से कनेक्ट होके और ये वाला कनेक्ट हो रहा है, तो मतलब ये इनका एक कॉमन वर्टेक्स मिलेगा। ये जो दो है 1 और 3 वर्टेक्स है, इनका एक कॉमन वर्टेक्स मिलेगा विच इज 2, ठीक है। तो इस टाइप के वर्टेक्स को एडजेसेंट वर्टेक्स बोलने लगते हैं। एंड सबसे पहले मेन आपको बस इतना याद रखना है, पाथ होने के लिए वॉक होना चाहिए। वॉक के साथ साथ एक एडिशनल कंडीशन हमको चेक करनी होगी विच इज विदाउट द रिपीटिशन ऑफ वर्टाइसेस, उसके अंदर वर्टाइसेस नहीं होने चाहिए,
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये जो प्रीवियस वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था उसी एग्जाम्पल पे अगर हम बात करते हैं तो ये एक एग्जाम्पल हमने देखा था 1 2 3 4। एक एग्जाम्पल हमने ये देखा था अभी जस्ट वॉक के लिए, तो वही सेम एग्जाम्पल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमने वॉक लिखा था, पहली कंडीशन क्या है, पाथ होने के लिए वॉक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो वॉक लिख लो, 1 2 3 4, एक वॉक ये हो गई। फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 2 एंड 2 से 3। तो ये लिख दिया हमने। तो ये तो हमारी क्या हो गई, वॉक हो गई। तो पहले पाथ चेक करने के लिए वॉक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप वॉक बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वॉक बना ली हमने। अब वो बोल रहा है कि ये जो वॉक है वो पाथ है या नहीं, क्यों अल्टीमेटली वो पाथ पूछ रहा है, बट पाथ होने के लिए वॉक होना जरूरी है, तो हमने वॉक लिख लिया। अब हमको चेक करना है ये पाथ है या नहीं है। पाथ है या नहीं के लिए हमको क्या चेक करना है, वॉक कब पाथ होगी, जब उसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होंगे, और वो वॉक पाथ नहीं होगी जब उसमें वर्टेक्स रिपीट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कोई भी वर्टेक्स रिपीट हो रहा है क्या, नहीं रिपीट हो रहा है, तो ये वॉक एक तरीके की क्या कहला गई, पाथ कहला गई। बट जब हम ये वाले दूसरे वाले एग्जांपल में देखते हैं तो 2 एक ऐसा वर्टेक्स है जो 2 बार रिपीट हो गया है, तो हमको तो पाथ होने के लिए, वॉक को पाथ होने के लिए कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तो रिपीट हो गया, तो ये जो वॉक है इज नॉट अ पाथ। तो ये जो वॉक है ये पाथ नहीं बन के आ पाई। तो इस तरीके से आपको समझना है कि वॉक और पाथ में क्या डिफरेंस है और कैसे आप समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ 2 रिजल्ट्स हैं, वो समझ लेते हैं। जब भी आपके पास क्या होगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। जब भी आपके पास क्या होगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अनडायरेक्टेड जो ग्राफ होता है उसके पास एक ना एक हमेशा पाथ एग्जिस्ट करता है, कोई एक से लेके दूसरे पे। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है जब भी आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है, एक सेकेंड, जब भी आपके पास क्या है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है और आपके पास इफ एग्जिस्ट अ पाथ, अगर एक पाथ आपको मिल रहा है कहाँ से, Vn से V0 पे जाने के लिए, मतलब ये बीच में इसमें बहुत सारी वर्टेक्स यहाँ पे कवर होती हुई दिख रही होंगी, बट ये टोटल जो इसका इनिशियल है वो Vn है और फाइनल जो V0 है। अगर यहाँ से यहाँ पे आपको पाथ मिल रहा है, देन देयर always exist a path V0 से Vn, मतलब वापस जाता हुआ भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में आपको मिलेगा ही मिलेगा एक पाथ। अगर एक डायरेक्शन में पाथ है, Vn से V0 पे अगर कोई पाथ है तो V0 से Vn पे भी हमेशा आपको जाता हुआ एक पाथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है ना, सिंपल सा, इसमें कुछ लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है तो आप एक रास्ते जा पा रहे हो तो उसमें आप उसी सेम रास्ते को फॉलो करके आप पीछे भी आ जाओ, तो ना वहाँ पे वर्टेक्स रिपीट होगी और ना वहाँ पे एजेस रिपीट होंगी, तो इस कारण से ये पाथ ही बना रहेगा। ठीक है, अगर यही सेम बात अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ में करने लगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इफ एग्जिस्ट अ पाथ, अगर एक पाथ है आपके पास Vn से V0 पे, तो देयर इज पॉसिबल, देन इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम V0 से Vn, क्योंकि डायरेक्शन की बात है, अगर ये 1 वे डायरेक्शन है, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे ये ऐसा दिया है तो ये दिया है V1 से V2, तो अब यहाँ तो कोई पाथ ही नहीं है ना V2 से V1 आने के लिए। ठीक है, तो अगर आप Vn से V0 पे जा रहे हैं कोई पाथ को फॉलो करते हुए, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे डायरेक्शन में, मतलब वो 1 वे रोड भी हो सकती है, 1 वे रास्ता हो सकता है, तो हम उसमें रिटर्न आ जाएं उसी सेम डायरेक्शन में फॉलो करते हुए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि V0 से Vn पे भी आपको एक पाथ मिल जाए। तो डायरेक्टेड में जरूरी नहीं होता है, बट अनडायरेक्टेड में इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट, कम से कम एक पाथ तो रिटर्न में आते वक्त की मिलेगी, क्योंकि वो 2 वे डायरेक्शन का होता है। अब हम ट्रेल समझ लेते हैं। ट्रेल का क्या मतलब होता है, ट्रेल मतलब समझ में आ रहा है आपको, एक कोई सीधी सी लाइन टाइप का या सीधा सा एक पाथ सीधा सीधा सा जाता हुआ, दैट इज नोन एज ट्रेल। तो ये वर्ड मीनिंग से आप समझ लीजिए। अब यही सेम चीज यहाँ पे विथ अ डेफिनेशन भी यूज हो जा रही है, तो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ ट्रेल फ्रॉम अ वर्टेक्स U to V is a path
डज नॉट इन्वॉल्व अ रिपीटेड एज। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी कोई भी चीज़ को चेक करना है कि वो ट्रेल है या नहीं है, तो ट्रेल मूव कर रही है आपकी कहाँ से, एक वर्टेक्स से दूसरी वर्टेक्स में, और उसकी पहली कंडीशन है वो जब भी मूव कर रही है तो वो जो भी है यू से वी में जो भी चीज़ फॉलो करते हुए यू से वी में जा रही है, जो भी रास्ता फॉलो करते हुए यू से वी में जा रहा है, वो रास्ता पाथ की डेफिनेशन को होल्ड करना चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई भी एज आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, सॉरी कोई भी वर्टेक्स आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। पाथ होने के लिए क्या है, मेन कंडीशन होती है कि कोई भी आपका जो वर्टेक्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है ट्रेल होने के लिए पाथ होना चाहिए, मतलब वर्टेक्स रिपीट नहीं होना चाहिए। बट यहाँ एज रिपीट हो सकती है, पाथ है तो, बट स्पेसिफिकली वहाँ पे क्या है, एज भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, नॉट इन्वॉल्व अ रिपीटेड एज। तो ये दूसरी कंडीशन है विच इज अ हाईलाइटेड कंडीशन की पाथ तो है, पहली कंडीशन हम याद कर लेंगे, ट्रेल जो है वो पाथ होता है एक तरीके का, बट वहाँ पे हमें क्या चाहिए कि जो एज है वो रिपीट ना करे। अगर कोई पाथ में एज रिपीट नहीं करती है तो हम उस टाइप के पाथ को क्या बोलने लगते हैं, ट्रेल बोलने लगते हैं। तो ट्रेल फ्रॉम यू टू वी इज अ पाथ जो कि इस तरीके से होगी, यू वी नॉट से V1 हम जा रहे हैं बाय मूविंग थ्रू द एज E1, फिर E1 से E2 सॉरी V1 से V2 में जा रहे हैं बाय मूविंग थ्रू द एज E2, एंड सिमिलरली हम इसी तरीके से आगे मूव कर रहे हैं। एंड जितने भी यहाँ हम एजेस यूज कर रहे हैं, जिन एजेस के वाया हम यहाँ पे एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जा रहे हैं, दैट आर डिफरेंट, तो वो डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो रिपीटेड एज है आर नॉट इन्वॉल्व, तो रिपीटेड एज नहीं होनी चाहिए ट्रेल में। ठीक है, तो ये मेन इसका है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था प्रीवियस वाला, विच इज दिस वन, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4, तो ये एक तरीके का पाथ था, डिक्लेयर हो गया है कि ये पाथ है, एंड ये जो पाथ डिक्लेयर हुआ है इज अ ट्रेल, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कोई भी एज भी रिपीट नहीं हो रही है, यहाँ पे सारी एजेस डिफरेंट जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो एज भी रिपीट नहीं हो रही है और यहाँ पे पाथ भी नहीं हो रहा है। वैसे तो अगर हम डेफिनेशन से देखें तो वॉक के कारण ही एज रिपीट नहीं होंगी, तो बस एक टर्मोलॉजी है, नाम चेंज कर दिया है, वॉक है तो वॉक के थ्रू एजेस तो रिपीट होंगी नहीं, तो और वही पाथ बन रहा है, एंड देन उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट आप समझ जाएंगे, मैं लास्ट में एक फ्लो चार्ट बताऊंगी तो उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब सिंपल पाथ क्या होता है, पाथ ट्रेल तो बन गया, बट पाथ सिंपल पाथ क्या होता है, तो अ सिंपल पाथ फ्रॉम यू टू वी इज द वन इन विच नो एज इज रिपीटेड। अब सिंपल पाथ की डेफिनेशन भी वही दिख रही है आपको, सेम जो ट्रेल की डेफिनेशन थी कि नो एज इज रिपीटेड, ये मेन चीज है इसके लिए। तो पहली कंडीशन, अगर आपको सिंपल पाथ की बात करनी है, पाथ सिंपल कब होगा, जब वो खुद में पाथ होगा। ठीक है, खुद में पाथ होगा, और दूसरी कंडीशन उसमें कोई भी एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा ये सेम डेफिनेशन किसकी है, ट्रेल की। दस आप यहाँ पे बोल पाएंगे ट्रेल इज अ सिंपल पाथ या सिंपल पाथ इज अ ट्रेल। तो ये दोनों ही बात एक है, या आप सिंपल पाथ कह लीजिए या आप ट्रेल कह लीजिए, जहां पे ऑल वर्टेक्स एंड ऑल वर्टाइसेस आर डिफरेंट। ठीक है, ऑल वर्टेक्स एंड ऑल वर्टाइसेस आर डिफरेंट, तो इस कारण से ये क्या बन जाता है, सिंपल पाथ, एंड सिंपल पाथ ही क्या होता है, एक तरीके का ट्रेल होता है। तो दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों की मीनिंग सेम है, सिर्फ यहाँ टर्मोलॉजी का डिफरेंस है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द पाथ की बात कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द पाथ, अगर आपको V0 से कहाँ जाना है, VN पे जाना है, तो नंबर ऑफ एजेस आप यहाँ यूज करेंगे। जैसे कि अभी आप क्या यूज कर रहे थे, कुछ आपका डायग्राम कैसा दिया हुआ था, यहाँ आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम था। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप यहाँ से कहाँ जा रहे थे, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 4। तो अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ द पाथ, 1 to 4, ये जो भी पाथ था हमारा, ये वाला जो पाथ है, इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो कितनी एज यूज हो रही है, 1 2 एंड 3, 3 एजेस यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द पाथ 3 है, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस।
तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने के लिए जो भी आपने पाथ चूज किया है, उस पाथ में आप कितनी एजेस के वाया मूव कर रहे हैं, कितनी एजेस को क्रॉस करते हुए मूव कर रहे हैं, जैसे 1 2 और 3 एज को यहाँ पे आपने यूज किया है, तो दैट इज द लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस मूविंग फ्रॉम वन यू टू वी इन अ पाथ इज नोन एज द लेंथ ऑफ द पाथ। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे सर्किट की। सर्किट क्या होता है? तो a circuit is a closed walk of non-zero length that contain no repeated edge where start and end vertex is same। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन दी हुई है। तो पहली चीज क्या है, सर्किट होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? क्लोज्ड वॉक होना पड़ेगा। क्लोज्ड वॉक का क्या मतलब है? यहाँ पे जो आपके एजेस हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए, प्लस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आपका कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन थी क्लोज्ड वॉक की, तो यहाँ पे ये कंडीशन होनी चाहिए, नो एज रिपीटेड। ठीक है, एंड वी आई इज इक्वल टू में वी जे। ठीक है, मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। फिर इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है आपकी यहाँ सर्किट होने के लिए कि नॉन जीरो लेंथ। अब यहाँ जो लेंथ होगी वो भी कैसी होगी? नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो का मतलब क्या है यहाँ पे? कि कम से कम एक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम से कम आप एक से ज्यादा एज का यूज करेंगे, मतलब एक या एक से ज्यादा। नॉन जीरो है ना, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे आइसोलेटेड वर्टेक्स की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइसोलेटेड होगा तो फिर इसके पास कोई भी एज नहीं होगी, और यहीं से यहीं पे हम पहुंच भी जाएंगे V1 से। लेट से कि ये V2 है, V1 से V2 पहुंच गए, तो ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ आपकी क्या होनी चाहिए? लेंथ इन्वॉल्व होनी चाहिए एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स में जाने के लिए। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर डेट कंटेन नो रिपीटेड एजेस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेट कंटेन नो रिपीटेड एजेस। तो जो भी आप यहाँ पे वॉक ले रहे हैं, क्लोज्ड वॉक, जहाँ पे आप वी आई से वी जे जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बहुत सारी, मतलब मोर देन वन एज का यूज कर रहे हैं। वहां पे आपकी जो वहां पे जो आपका जो भी पाथ है उसमें रिपीटेड एज नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन हो गई, नो रिपीटेड एजेस। ठीक है, वेयर दो। फिर यहाँ पे चौथी कंडीशन हो गई, क्योंकि अब ये तो ऑब्वियस कंडीशन है। क्यों ऑब्वियस कंडीशन है? क्योंकि आपको यहाँ पे इनिशियली क्या बोल दिया है? क्लोज्ड वॉक। क्लोज्ड वॉक है तो ऑब्वियसली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आपका क्या होगा? सेम होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि सर्किट में क्लोज्ड वॉक होना चाहिए। क्लोज्ड वॉक है तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन के कारण हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? स्टार्ट एंड एंड पॉइंट हमारा सेम हो जाएगा। तो ये ऑब्वियस कंडीशन हो गई हमारी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे लेंथ हमारी कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। जो भी आप V1 से V2 में जा रहे हैं या U से V में जा रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द पाथ, जो भी आप वहाँ पे लेंथ ऑफ द वॉक यूज कर रहे हैं, वो आपकी कैसी होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। एंड जो रिपीटेड एजेस हैं वो वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें तो U आप V0 YE1 V1 तक जा रहे हैं, फिर YE2 आप नेक्स्ट वाले में जा रहे हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पे आप U और V में जा रहे हैं। तो यहाँ मेन चीज क्या होनी चाहिए? U एंड V सेम होना चाहिए, रिपीटेड एजेस नहीं होनी चाहिए। एंड सिंस वॉक है तो सिंस यहाँ पे क्लोज्ड वॉक है तो नो रिपीटेड एजेस आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे देख लिया। अब इसको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, सारी कंफ्यूजन यहाँ पे आपके दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास वॉक है तो यहाँ पे एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। और जो वर्टेक्स है मे बी रिपीटेड, वर्टेक्स आपकी क्या हो सकती है? रिपीट कर सकती है। तो ये तो वॉक की डेफिनेशन हो गई। अब ये वॉक कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक ओपन वॉक होता है, एक क्लोज्ड वॉक होता है। तो ओपन वॉक कब होता है? जब उसका इनिशियल एंड जो फाइनल वर्टाइसेस हैं वो कैसे होते हैं? आर डिफरेंट, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अलग हैं। वी आई इज नॉट इक्वल टू वी जे, वेयर वी आई एंड वी जे आर द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो आपका जो ये दोनों है अगर इक्वल नहीं है और वॉक की कंडीशन तो होल्ड हो रही है, मतलब एजेस आपका क्या हो रहा है?
रिपीट नहीं हो रहा है एंड यहाँ पे जो वर्टेक्स है मे बी रिपीटेड, तो ये दोनों कंडीशन तो यहाँ होल्ड हो रही हैं, प्लस इसका जो इनिशियल फाइनल है वो सेम नहीं है। और अगर इनिशियल और फाइनल अगर इनका सेम हो जाता है देन उस टाइप के वॉक को आप क्या बोलने लगते हैं, क्लोज्ड वॉक बोलने लगते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई होगी, क्लोज्ड एंड ओपन वॉक। अब ये जो ओपन वॉक है इसमें अगर एजेस नॉट रिपीटेड हो जाए, अगर इसमें एजेस नॉट रिपीटेड हो जाए, अब यहाँ पे क्या हमने ले लिया, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि वॉक ही ट्रेल बन जाएगा हमारा, वॉक ही ट्रेल बन जाता है स्पेसिफिकली। तो एक तरीके से ये है कि यहाँ पे जो एजेस है वो आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी यहाँ पे एजेस नहीं है रिपीटेड तो ये क्या कहला जाएगा, ट्रेल कहला जाएगा। और जो सर्किट है, सर्किट ये ओपन है और एजेस रिपीट नहीं है तो ट्रेल कहलाएगा, क्लोज्ड है और एजेस रिपीटेड नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्किट बोलेंगे। ठीक है। और अगर आपका ओपन है और इसमें वर्टेक्स भी रिपीटेड नहीं है, एज भी रिपीटेड नहीं है, प्लस यहाँ पे वर्टेक्स भी रिपीटेड नहीं है, तो हम उस टाइप की वॉक को क्या बोलने लगते हैं, पाथ बोलने लगते हैं। और अगर ये क्लोज्ड है और यहाँ पे वर्टेक्स रिपीटेड नहीं है इनिशियल और फाइनल को छोड़ के, क्योंकि क्लोज्ड है तो इनिशियल और जो फाइनल वर्टेक्स है वो दोनों की सेम होंगी, तो इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स को छोड़ के बाकी जो वर्टाइसेस हैं वो रिपीटेड नहीं है और क्लोज्ड है, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, साइकिल बोलने लगते हैं। तो पाथ और साइकिल की डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पाथ ओपन होता है एंड अगर पाथ क्लोज हो जाएगा तो उसको हम साइकिल बोलने लगेंगे। ऐसे ही ट्रेल एंड सर्किट की डेफिनेशन सेम है, अगर ओपन हो जाएगा और उसमें एज रिपीट नहीं करेगी तो उसको ट्रेल बोलने लगेंगे, और अगर क्लोज हो जाएगा और उसमें एज रिपीट नहीं करेंगी तो उसको हम सर्किट बोलने लगेंगे। ठीक है। ऐसे ही क्लोज्ड एंड ओपन वॉक हो गया, तो यहाँ नॉट इक्वल टू इनिशियल फाइनल पॉइंट एंड इक्वल टू फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या होता है हमारा वॉक, क्लोज, वॉक, ट्रेल, पाथ, ये पूरा आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। होपफुली मैंने बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश की है, तो होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस पूरे कॉन्सेप्ट में। तो अगर जो मैं समझा रही हूँ आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एंड अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगता है या आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं भी इम्प्रूव करूँगी, प्लस आपकी भी हेल्प हो जाएगी एंड देन मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।